हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, तो आप सभी को जैसे अगर हम पढ़ा तो रहे हैं, अगर आप सभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या वेटेज हो गया या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अगर ऐसे कुछ टॉपिक चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जैसे कि मैं बताया कि आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, तो देखते हैं कि आज का मेरा जो टॉपिक है, आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ एसी सर्किट। तो एसी सर्किट क्या होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या बताने वाला हूँ मैं इसमें। सबसे पहले सिर्फ क्या है कि मेरा लेक्चर जो है, वीडियो अगर ध्यान से देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना है, प्लस उस पर आप क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एसी सर्किट में आप सभी को बता दूं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए एसी सर्किट में सबसे पहला टॉपिक में क्या लेने वाला हूं, जैसे मैं बता दूं एक शॉर्ट में अगर डेफिनेशन या पॉइंट बताना चाहूँ तो एसी सर्किट का होता क्या है। एसी सर्किट होता है अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट। तो इसका मतलब क्या था, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब अल्टरनेटिंग क्या होता है, अल्टरनेटिंग इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कीप चेंजिंग, मतलब क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है, कीप चेंजिंग। ठीक है, ये चेंज होता है। तो डीसी करंट क्या होता है, डीसी डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ये क्या है, डायरेक्ट करंट। और ये जो होता है कि फिक्स्ड रहता है, क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर बात किया जाए इसका जो पॉजिटिव और इसका जो, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। तो बस इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बस इसमें यही है कि एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब इसके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक टॉपिक लेना चाहूंगा कि एसी करंट और डीसी करंट में सबसे पहला टॉपिक में क्या पढ़ाने वाला हूँ, देखिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिव ईएमएफ, तो अल्टरनेटिव ईएमएफ होता क्या, देखिए अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, अल्टरनेटिव ईएमएफ that varies with साइनसोइडल। साइनसोइडली का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्व बनता है। साइनसोइडली का मतलब कर्व बनता है, या कुछ अलग लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं कि साइन ग्राफ। साइन ग्राफ भी बोल सकते हैं, साइन ग्राफ। अब साइन ग्राफ आता है तो कोस ग्राफ भी आ जाता है, तो साइन और कोस ग्राफ दोनों बन जाता है। बेसिकली अगर बोला जाए तो साइन ग्राफ बनता है, लेकिन उसी साइन ग्राफ से हम फॉर्मूला में मालूम है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो जहां पर साइन स्क्वायर होगा तो वहां पर कोस स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर बन जाता है। जिससे इसमें ये बोल सकते हैं साइनसोइडली का मतलब होता है साइन ग्राफ। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्टरनेटिव ईएमएफ क्या हो गया, that change alternating EMF that varies sinusoidally with, क्या लिख सकते हैं, with time। with time मतलब अब इसमें बताऊंगा अभी मैं कि टाइम कैसे इसमें वेरीज करता है, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे ये चेंज होता है। तो टाइम अकॉर्डिंग ये चेंज इस तरीके से होता है। मैं इस पे ग्राफ बनाऊंगा पहले तो देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। ये अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन वो तो ग्राफ से ज्यादा अच्छा समझने वाला। तो ये बन गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब ये क्या होगा, अल्टरनेटिव ईएमएफ हुआ तो एक ऊपर गया एक नीचे आया, और इस साइन का ग्राफ है। जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय आपको साइन का ग्राफ इस तरीके से सिखाया जाएगा, और कोस का ग्राफ रहता है तो कोस का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये हो गया कोस का ग्राफ। तो
यहाँ पे cos का ग्राफ है और क्या है साइन का ग्राफ। तो यहाँ पे साइन और cos दोनों का ग्राफ आ जाता है। बेसिकली मुझे अभी क्या जरूरत है, साइन का ग्राफ जरूरत है इसको एक्सप्लेन करने का। तो अगर मान लीजिए कि मैं नंबर लाइन पे बनाया, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम ईएमएफ है, इसको मैं ई नॉट बोलूंगा, मैक्सिमम ईएमएफ। अब मैक्सिमम ईएमएफ आया कैसे, ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे वैल्यू में किसको एक्सप्लेन करने वाला साइन। तो मैं समझ लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना है। ये ग्राफ ऊपर जाते जाते यहाँ पर ई है, हाँ ई। तो ग्राफ ऊपर जाते जाते कितना गया, यहाँ पर गया। जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसे बोला जाएगा ई। क्या बोला जाएगा, ई। अब ई नॉट को एक और नाम दिया गया है, इसको मैक्सिमम ईएमएफ तो बोल ही सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन उसको पीक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। पीक वैल्यू क्या बोला जाता है, पीक। इसको पीक वैल्यू भी बोला जाता है। तो ये पीक वैल्यू हमारा क्या होता है, ई नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीक वैल्यू यहाँ से निकालो, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई नॉट है। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट कर दूं ऐसा, तो क्या यही वाला दिख रहा है, स्ट्रेट। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसको तो मैं एक्सप्लेन कर ही दिया हूं, तो इसमें भी देखो एक्सप्लेन करूंगा। इधर पे ई नॉट आया, ये क्या है, ई नॉट। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इधर ले लो और इसका मैक्सिमम वैल्यू इधर ले लो। अब देखो यहाँ पे y होता है और यहाँ x, तो यहाँ पे में क्या होता है, e होता है। तो e का वैल्यू इस केस में क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो e इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं, इधर होता है e नॉट साइन थीटा और इधर होता है e नॉट cos थीटा। कैसे करते हैं, कंपोनेंट जो वेक्टर अगर सीखे हो तो इस तरीके से होता है वेक्टर में। यहाँ पे r होता है, तो जो नीचे वाला लाइन होता है उधर पे r cos थीटा हो जाएगा, r का r cos थीटा। ऊपर वाला लाइन क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट वेक्टर एक और वैल्यू से एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे लिखा है, समझ लो, यहाँ पे लिखा है ओमेगा, तो ये क्या ओमेगा है, यहाँ पे कहा जाएगा ओमेगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा sin थीटा। कहने का मतलब यही है कि जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो वैल्यू नीचे ई नॉट cos थीटा होगा और वही ऊपर क्या होगा, ई नॉट sin थीटा। तो हमेशा ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, साइन, मतलब y एक्सिस। ऊपर वाला वैल्यू ना बोल के उसको अगर y एक्सिस पे बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। y एक्सिस पे क्या होता है, साइन होता है, x एक्सिस पे cos होता है। तो यहाँ पर होगा ई नॉट साइन और यहाँ पे होगा ई नॉट cos, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ मैंने बना रहा हूँ, ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ बढ़ेगा कि नीचे की तरफ, मेरा ईएमएफ यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, ऊपर। अगर मान लो कि एक ग्राफ और बता रहा हूँ, एक ग्राफ और लास्ट ग्राफ पे ये, अगर यहाँ पर है एक वैल्यू में ऐसा बनाया, ठीक है, अभी एक वैल्यू और बनाया, एक वैल्यू और बनाया, तो ये क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे मैक्सिमम था, अब यहाँ पे मैक्सिमम है, अब यहाँ पे मैक्सिमम। मतलब वैल्यू कहाँ पे बढ़ रहा है, वैल्यू कहाँ पे बढ़ रहा है, y एक्सिस, वैल्यू y एक्सिस पे बढ़ रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो इधर भी तो बढ़ रहा है, इधर तो एक वेव कंप्लीट हो रहा है ना। अगर एक वेव यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होंगे, तो इधर तो वेव बढ़ रहा है, लेकिन ईएमएफ का वैल्यू ऊपर है यहाँ पे, इसलिए हम हमेशा साइन थीटा लेंगे। क्या लेने वाले हैं, हमेशा साइन थीटा। cos ना लेके क्या लेंगे, हमेशा साइन, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ऊपर y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या होता है, साइन, तो क्या क्या लेने वाले हैं, साइन थीटा हमेशा ले। तो इससे मैं बता दूं कि हमारा जो कंपोनेंट बनता है ये ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट साइन थीटा, ई नॉट cos थीटा। तो मैं हमेशा कौन सा वैल्यू लूंगा, साइन थीटा, जो इस ग्राफ से एक्सप्लेन किया। फिर ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ा, ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, तो ऊपर जा रहा है वैल्यू, मतलब y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या होगा, साइन थीटा। तो अब हमारा जो ईएमएफ होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको कंप्लीट पूरा, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटिव ईएमएफ दैट वेरीज विद साइनसॉइडली विद टाइम is given by तो क्या हो जाएगा, गिवन बाय E is equal to E नॉट साइन थीटा। ये हो गया हमारा ईएमएफ, ये हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला है जो ग्राफ से बना हुआ है, ग्राफ से। अब बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है, बस पूरे चैप्टर में ये एक फॉर्मूला है और एक और फॉर्मूला आने वाला है। पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला से डेरिवेशन होगा, तो इसको भूलना नहीं है।
तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा हो गया। अब देखते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा E क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। और ई नॉट क्या है, ई नॉट में बताया था, ई नॉट का दो नाम मैंने बताया, एक था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और एक वैल्यू बताया था ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू एकदम समझ लो चोटी पे था, एकदम चोटी पे, एकदम ऊंचाई पे था, इसलिए इसको पीक बोला जाता है। तो पीक वैल्यू ऑफ क्या बोला जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और एक इसका नाम होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है डिफाइन पीक वैल्यू। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे तो इसको पूछा गया है डिफाइन पीक वैल्यू, पीक वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ करंट। अभी ये पीक वैल्यू की मैं बताया हूं, ऐसे ही पीक वैल्यू ऑफ करंट भी आने वाला है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए साइन थीटा ई हो गया, ई नॉट हो गया, ये सब चीज हो गया। अच्छा यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा अगर हमें पता है थीटा, तो हमारा जो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर रोटेशनल डायनेमिक में अगर आ जाए तो थीटा क्या होता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसका होता है ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है थीटा, क्या आ गया थीटा, अब थीटा का वैल्यू क्या आ गया ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे थीटा ना लिख के अगर मैं ओमेगा टी लिख दूं तो ये भी सही, क्या लिख दिया जाए ओमेगा टी, ठीक है। थीटा के प्लेस में कैसे ओमेगा टी आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये टाइम इधर चले गया और थीटा का वैल्यू ओमेगा टी आया, तो यहाँ पर आ गया ओमेगा, ठीक है। अब इसमें ओमेगा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो और इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, अंडरस्टैंड, ये हो गया। अब इधर पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बोलो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। बट ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, देखिए ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ओमेगा का वैल्यू नहीं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे का बताता हूँ इसके। अभी ओमेगा के बारे में बात कर रहे हैं, इसके नीचे ही लिखना है, इसके नीचे हम क्या लिखने वाले हैं देखिए, इसके नीचे लिखने वाले ओमेगा आया था, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा इज इक्वल 2 पाई अपॉन 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी, ये टी को 1 अपॉन टी साइड में। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ हो गया। अब इसमें क्या बताना है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, इधर से बता दो, वेयर एफ फ्रीक्वेंसी, इसका मेजरमेंट क्या होगा हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। तो ये बात हो गई अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव ईएमएफ, कोई पूछा कि अल्टरनेटिव ईएमएफ का डेफिनेशन क्या होगा, ये तो डेफिनेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा ओमेगा, तो इसको ही हम लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इस फॉर्मूले को दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग, ठीक है, ये हो गया अल्टरनेटिव ईएमएफ। एंड इससे जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ईएमएफ है तो ईएमएफ से करंट भी प्रोड्यूस होगा, तो अल्टरनेटिव ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे अल्टरनेटिव करंट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एंड अल्टरनेटिव एंड करस्पॉन्डिंग करंट होते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग current is called as
अल्टरनेटिंग, इसको क्या बोल दिया जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट की कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्या है इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ पे, ये फॉर्मूला जो निकाला था उसको ही आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और उस ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाएगा। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट में भी दो पार्ट है, एक तो जैसे इसमें लिखा ना, इधर पे लिखा मैं, अभी जो लिखा था कि ई जो था, ई था इंस्टेंटेनियस, तो वैसे आई जो रहेगा वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। फिर इसमें ई नॉट था, पीक वैल्यू था, और पीक वैल्यू था ईएमएफ का, वैसे ही आई नॉट होगा वो भी पीक वैल्यू होगा, वो भी क्या होगा, यहाँ ऊपर लिखता हूँ। ई नॉट क्या था, अल्टरनेटिव मैक्स पीक वैल्यू था, ये पीक वैल्यू किसका था, ईएमएफ का था। वैसे ही इसमें करंट का भी पीक वैल्यू आएगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो इंस्टेंटेनियस करंट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। इस तरीके से ये अल्टरनेटिव ईएमएफ और उसके साथ अल्टरनेटिव करंट का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा।